नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अवंतिका इस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है विप्लव कौशल, जो कि आपके हिस्ट्री का टीचर हूं। आपकी जो पिछली क्लासेस रही हैं, जिस क्लास में हमने देखा है कि वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रही हैं, और आने वाली क्लासेस भी हमारी सब्जेक्टिव रहेंगी और एमसीक्यूज पर आधारित रहेंगी। यानी कि सब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको उनके बारे में समझाया जाएगा, उनकी पिछली कहानियों के बारे में समझाया जाएगा, ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो भी इन ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से अध्ययन कर पाएं। और जो लोग भी कहीं ना कहीं से हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और हमारे वीडियोस को देख पा रहे हैं, वो आसानी से अपने हिस्ट्री का रिवीजन कर पाएंगे और टेस्ट कर पाएंगे अपने आप को कि वो कितने सक्षम हो पा रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स को वो बना पा रहे हैं। तो हमारी जो पिछली क्लास थी वो गुप्त काल के बारे में थी, और गुप्त काल के बारे में हमने गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वर्धन साम्राज्य को पढ़ा। लेकिन आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो राजपूत वंश से संबंधित होने वाली है। और जितने भी लोग आज हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इतना मटेरियल ला के दूंगा आपको कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। हमारी हिस्ट्री क्लास के बाद हमारी साइंस की क्लासेस चालू होने वाली है। लगातार हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे, चैप्टर वाइज चीजों को समझेंगे और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स लगाकर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। यूट्यूब के इतिहास में आपको पहली बार ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज राजपूत वंश के बारे में, और बढ़ते हैं पहले प्रश्न के बारे में। और पहला प्रश्न देखते हैं, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का इतिहास या तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का जो समय है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। संक्रमण काल का मतलब होता है, यदि हम देखते हैं कि प्राचीन प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का अंत और मध्य भारत की शुरुआत, मध्य भारत की शुरुआत, इन दोनों के बीच का जो समय है वो कहलाता है संक्रमण काल। ठीक है, तो ये काल संक्रमण काल भी कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजपूत काल। इसी समय में 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक राजपूतों का उदय भी होता है। ठीक है, एक ऋषि ने आबू पर्वत पर तप किया था और वहीं अग्निकुंड से राजपूत वंश का उदय होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी समय भारत पर तुर्कों का आक्रमण भी होता है, अरबों का आक्रमण भी होता है। तो ये सभी घटनाएं जो जन्म ले रही थी, ये 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में जन्म ले रही थी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ये होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ये संक्रमण काल भी इसी टाइम पे हुआ, राजपूत वंश का उदय भी होता है, और भारत पर तुर्क और अरबों जैसे विदेशी आक्रमण भी भारत में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो याद रखिएगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण अगर पूछा जाए क्या सिंध की तरफ से हुआ था या अरबों की तरफ से हुआ था, तो वो हुआ था आपके अरबों की ओर से। किसकी ओर से हुआ था? अरबों की ओर से। और अरबों की ओर से जो पहला आक्रमण किया था वो किया था आपके ओबेदुल्ला ने। किसने किया था? ओबेदुल्ला ने किया था। ओबेदुल्ला का आक्रमण असफल रहा था। ओबेदुल्ला के बाद जो दूसरा आक्रमण अरबों की तरफ से किया था वो किया था आपके बेदुल ने। किसने किया था दोस्तों? बेदुल ने। और जो तीसरा आक्रमण किया था वो किया था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया था अरबों की तरफ से। ठीक है, और ये आक्रमण कहां पर किया था? तो ये आक्रमण किया था देवल बंदरगाह। कहां पर किया था? देवल बंदरगाह सिंध में स्थित है।
कहां पर स्थित है? सिंध में स्थित है। जहां के शासक की अगर हम बात करें तो वो राजा था दाहिर। कौन था? राजा दाहिर पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर को पराजित करता है और मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है। इस युद्ध का कारण यह था कि अरब देश के जो खलीफा थे उनका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था दोस्तों? अल हज्जाज। अल हज्जाज इस देश के खलीफा थे और यहीं कहीं पे आपका श्रीलंका था। श्रीलंका से एक जो जहाज था जो अशरफियों से या फिर कह सकते हैं खजानों से भरा हुआ था, वो अल हज्जाज की ओर जा रहा था, क्योंकि श्रीलंका में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद यहाँ के राजा के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे जा रहे थे, जो कि देवल बंदरगाह सिंध जहां का राजा था दाहिर, वहां इसको लूट लिया जाता है। लेकिन यह समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया था। किसके द्वारा? समुद्री लुटेरों द्वारा इस जहाज को लूटा गया था। लेकिन अल हज्जाज को यह लगता है कि यह सिंध प्रांत के आसपास लूटा गया है, इसलिए इसे राजा दाहिर ने ही लूटा होगा। इसीलिए तात्कालिक आक्रमण का कारण यही बनता है। सबसे पहले उबैदुल्ला आक्रमण करता है, फिर बेदुल आक्रमण करता है, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। तो देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक राजा दाहिर था। तो इतने सारे प्रश्न आपको एक ही प्रश्न से और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो याद रखिएगा कि भारत में जजिया कर याद रखिएगा, दो प्रकार के कर होते थे। धार्मिक कर, दो प्रकार के धार्मिक कर हुआ करते थे। एक का नाम था जजिया और एक का नाम था जकात। जकात जो था वो मुस्लिमों पर लगाया जाता था। किस पर लगाया था? मुस्लिमों पर लगाया जाता था। और जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, अगर हम बात करें, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मण वर्ग पर यह नहीं लगाया जाता था, क्योंकि हिंदुओं में उच्च वर्ग उस समय किसका स्थान था? तो वो ब्राह्मणों का स्थान था। और अगर हम बात करें कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किस व्यक्ति ने लगाया? तो याद रखिएगा वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। और अगर पूछा जाए कि हिंदुओं पर जजिया कर किसने हटाया था, जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर था। क्लियर है? लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम को दिया गया है जिस वर्ग को उसने पूर्णतः मुक्त रखा, तो याद रखिएगा वो रखा था ब्राह्मणों को। जजिया कर से मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा कि ऋषि को मलेच्छों ने काफी परेशान किया था, जिस कारण से ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। और यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से राजपूतों के 4
कुल का जन्म होता है, कार जन्म होता है, वो 4 कुल कौन से थे? तो याद रखिएगा वो थे आपके परमार। कौन थे दोस्तों? परमार। परमार के बाद अगर हम बात करें चालुक्य, चालुक्य। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो थे आपके प्रतिहार, और अगर हम चौथे की बात करें तो वो थे आपके चौहान। ये 4 कुल का जन्म होता है। तो याद रखिएगा मनुस्मृति में, रामायण में, पृथ्वीराज रासो में या राजतरंगिणी में इन सब का वर्णन आपको कहां से मिलता है? तो इस सब का वर्णन आपको मिलता है पृथ्वीराज रासो में। कहां पर मिलता है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा ये लिखी गई थी चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज पृथ्वीराज सिंह के दरबारी कवि एवं मित्र थे। दरबारी कवि एवं मित्र थे दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति अगर याद रखिए आप, स्मृतियां, स्मृतियां का मतलब होता है याददाश्त। क्या मतलब होता है? याददाश्त। ठीक है, और अगर हम बात करें स्मृतियां में सबसे पुरानी जो स्मृति है वो है आपकी मनुस्मृति। कौन सी है दोस्तों? मनुस्मृति, जिसका संबंध शुंग काल से है। शुंग काल से इसका संबंध है। और हम बात करें मनुस्मृति की तो इसको भारत की पहली कानून की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली कानून की पुस्तक कहा जाता है। मनुस्मृति में ही वर्णित है, यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों को पूजा जाता है वहीं देवताओं का वास होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा। और राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी दोस्तों। क्लियर है यहां तक? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दिल्ली का, जिसका नाम वर्तमान में दिल्ली है, नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तोमरों में। और तोमरों में ये की थी अनंगपाल ने। अनंगपाल ने इसकी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तोमर। और तोमरों में भी अनंगपाल ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। यह एक इमारत थी जो 9 मंजिला ऊंची थी, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, और यह निर्माण चित्तौड़गढ़ में कराया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में निर्माण कराया था, और ये 9 मंजिला था, जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, क्लियर है? राणा सांगा भी समझ लेते हैं। राणा सांगा के समय खानवा का युद्ध होता है, और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था वो किया था अरबों ने, और अरबों की तरफ से पहले आक्रमण करने वाला था ओबेदुल्ला। कौन था? ओबेदुल्ला। उसके बाद आता है आपका बेदुल, और बेदुल के बाद मोहम्मद बिन कासिम, जिसने दाहिर पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर होगा अरब। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। इसमें पृथ्वीराज सिंह के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनकी जीत के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था और कैसे उन्होंने गौरी की हत्या की, थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और हम बात करें पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान सिंह जीत जाते हैं। उसके बाद 1 साल बाद गौरी तैयारी करके आता है और गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद में द्वितीय युद्ध होता है, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये युद्ध जो है वो जीत जाता है आपका गौरी, और गौरी जो है पृथ्वीराज सिंह चौहान को कैद करके अपने देश ले जाता है। अपने देश ले जाने के बाद उसको प्रताड़ित करता है काफी ज्यादा। एक दिन जेल में पृथ्वीराज सिंह चौहान और गौरी का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को क्रोध की नजरों से देखते हैं। तो गौरी पृथ्वीराज सिंह चौहान गौरी से एक बात बोलता है कि तू भूल गया है कि मैंने तुझे 17 बार बंदी बनाया था और 17 बार तुझे छोड़ा था। ठीक है। तो गौरी ये बात को सहन नहीं कर पाता है और गौरी अपने सैनिक से 2 सलाखें गर्म करने को कहता है और वो पृथ्वीराज सिंह चौहान की आंखों में लगा देता है, जिससे पृथ्वीराज सिंह चौहान को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। फिर एक दिन पृथ्वीराज सिंह चौहान और उनके जो मित्र थे, जिनका नाम था चंद्रवरदाई, वो एक खेल की रचना करते हैं और वो इस खेल में चाहते थे कि गौरी की मृत्यु करना, गौरी को मृत्यु तक पहुंचाना। तो इस खेल में क्या होता है कि जो आपके पृथ्वीराज सिंह चौहान के जो मित्र हैं चंद्रवरदाई गौरी के पास जाते हैं। गौरी के पास जाके कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने कैद किया है वो एक महान विद्या को जानता है, जिसका नाम है शब्द वेदी ज्ञान विद्या। अगर आप इस शब्द वेदी ज्ञान विद्या को देखना चाहते हैं तो एक खेल का निर्माण कीजिए, जिसमें एक शिकारी को दौड़ाया जाएगा और पृथ्वीराज सिंह चौहान अपने तीर से, आंख तो आप उनकी फोड़ चुके हो, ठीक है, वो अंधे भी ना होते तो भी वो आंखों पर पट्टी बांधकर उस जीव का या फिर उस व्यक्ति का शिकार कर सकते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, शब्द भेदी ज्ञान विद्या, यानी आवाज सुनकर तीर का निशाना लगाना। ठीक है। तो चंद्रवरदाई उनसे कहते हैं कि इतने बड़े राजा का आप एक विद्या देखने जा रहे हैं, तो उस विद्या को देखने के लिए जो शुरुआत बोलनी पड़ेगी वो भी एक बड़े राजा को बोलना पड़ेगी, यानी आपको बोलना पड़ेगी। तो गौरी इस खेल की शुरुआत करता है। ठीक है। एक खेल में एक जानवरों को दौड़ाया जाता है और गौरी एक रुमाल को काउंटडाउन के रूप में 1 2 3 की आवाज करके छोड़ता है। अब जो आपका पृथ्वीराज सिंह चौहान है वो उस जानवर की आवाज पे फोकस ना करते हुए गौरी की आवाज पे फोकस कर लेता है, जिसने 1 2 3 का एक काउंटडाउन दिया था। ठीक है। तो गौरी तीर चलाने की अपने स्थापना में आ जाता है और चंद्रवरदाई एक चीज उन्हें बोलते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल लक्ष्य प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चुक चौहान। मतलब 4 बास 24 गज की दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है। अंगुल लक्ष्य प्रमाण 8 उंगली की ऊंचाई पर बैठा हुआ है मत चूक चौहान। और ये बात सुनकर जो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो है अपना तीर चलाते हैं और वो तीर सीधा गौरी के कंठ में जाकर लगता है, जिसके बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है और चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज सिंह चौहान एक दूसरे को चाकू मारकर अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी एक छोटी सी पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो। तो याद रखना ये लिखी गई थी आपके चंद्रवरदाई के द्वारा, जो कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि और मित्र थे। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था वह कौन सा था? राजा रानी मंदिर, कंदरिया मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। तो उसका सही आंसर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जो कि एक
स्वयंभू मंदिर था। क्या था दोस्तों? जो कि एक स्वयंभू मंदिर था, जो कि शिवलिंग था स्वयंभू, जो कि जमीन से अपने आप निर्मित हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पर आता है दोस्तों? ये आता है आपके उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पर आता है? ये आता है आपके उड़ीसा में। नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दूं, दिलवाड़ा मंदिर का संबंध है आपके जैन धर्म से। किससे है दोस्तों? जैन धर्म से इसका संबंध है। दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा आबू पर्वत। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें पार्श्वनाथ पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है दोस्तों। और श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में मस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, जहां पर गोमतेश्वर मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, जो खजुराहो का मंदिर है, ये खजुराहो में स्थित जो भी मंदिर है, खजुराहो कहाँ पर आता है? तो खजुराहो छतरपुर, खजुराहो छतरपुर, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें कि खजुराहो का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आपके चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और खजुराहो की अगर हम बात करें, खजुराहो ये 64 कलाओं से संबंधित है। 64 कलाओं से संबंधित है, जो कि काम सूत्र से संबंधित है। काम सूत्र से संबंधित है। ठीक है, और अगर हम बात करें खजुराहो, तो खजुराहो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर साइट्स में भी शामिल है। विश्व धरोहर साइट्स में शामिल है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ याद करिए, जिसका निर्माण आपके करवाया था राणा कुंभा ने यह निर्माण करवाया था आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर कराया था? चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण कराया गया था। क्लियर है? जो कि 9 मंजिला है, जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने, इसकी नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी आपके ययाति केसरी ने। और लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो याद रखना, उस समय द्रविड़ और नागर शैली प्रचलित थी, लेकिन लिंगराज की अगर हम बात करें तो वो बना हुआ था आपके नागर शैली में। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? क्लियर दोस्तों? तो याद रखिएगा, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, इस कहानी को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, किसने आक्रमण किया था? ये किया था आपके गजनवी ने। किसने किया था? गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, 16वां आक्रमण, वो किया था उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर। कहां पर किया था? सोमनाथ मंदिर पर। और जो 17वां आक्रमण था, वो किया था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध। क्लियर इतनी बात? अब जो 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, यहां पर जो लूटने का जो लक्ष्य था, वो था आपका धन संपत्ति प्राप्त करना। धन संपत्ति प्राप्त करना, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में उस समय अपार सोने के सिक्के, धन संपत्ति थी। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते समय वहां का शासक कौन था? तो वो था आपका भीमदेव प्रथम। कौन था?
भीमदेव प्रथम। जब मंदिरों को ये लूट रहा था तो भीमदेव वहां पर नहीं थे, ठीक है, जो कि गुजरात में शासन कर रहे थे, लेकिन मंदिर वहां से काफी दूर था। जब तक भीमदेव प्रथम आते तब तक ये मंदिर को लूट चुका था और मंदिरों को ध्वस्त भी करता था, क्योंकि ये चाहता था कि ये लुटेरा ना कहलाए, लुटेरा ना कहलाते बजाय ये चाहता था कि मैं कहलाऊं मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक कहलाऊं, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। ऐसा देश या फिर ऐसी जगह जहां पर मूर्तियों को पूजा जाता है उसको तोड़ने वाला मूर्ति भंजक कहलाना पसंद करता था। और इस समय जो गुजरात पे शासन कर रहा था वो था आपका भीमदेव प्रथम, इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका भीमदेव। और बाद में जो भीमदेव हैं वो पुनः सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हेलो। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो याद रखिएगा कि हिंदू विधि पर या हिंदू कानून पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मिताक्षरा। वो मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई थी? नय चंद्र के द्वारा, अमोघ वर्मन के द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा या कम्बन के द्वारा। तो याद रखिएगा हिंदू विधि पर, हिंदू कानून पर जो पुस्तक आधारित थी, जो मिताक्षरा के द्वारा लिखी गई थी, वो आधारित थी आपके, जो लिखी थी विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ब्लैक पेगोडा या ब्लैक पगोडा क्या है? तो याद करिए कोंकण मंदिर या कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसे ब्लैक पगोडा कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोणार्क में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजस्थान के इतिहास को विश्व में प्रसिद्ध करने वाला, या फिर बोल सकते हैं हम राजपूतों की वीरता को विश्व में दिखाने वाला, विश्व में प्रस्तुत करने वाला वो व्यक्ति कर्नल टॉड था। कौन था? कर्नल टॉड था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हैरी कैली या हरी कैली नाटक का रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रहराज, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा चौहान शासक विग्रहराज या विसल देव। याद रखना कि जो विसल देव था उसने हरी केली नाटक की रचना की थी, और ये अपने नाटकों की जो रचना करता था वो विसल देव के नाम से नहीं, वो करता था विग्रहराज के नाम से अपने नाटकों की रचना करता था। क्लियर है इतनी बात? तो हरी केली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो याद रखना अभी पिछला ही प्रश्न था हरी केली का, तो याद रखना हरी केली जो नाटक है उसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े पर हमें दिखाई देते हैं। तो वो याद रखिएगा क्या है? हरी केली के अंश हमें दिखाई देते हैं 2.5 दिन के झोपड़े पर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कहा जाता है कि पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था, लेकिन बाद में ऐबक के द्वारा इस संस्कृत विद्यालय को बदलकर या ध्वस्त करवाकर उसी की इमारत को रीइनोवेट कराकर इसे क्या बना दिया गया? इसे 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हरी केली। ठीक है,
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम था, उनके राजा का नाम था राजा रतन सिंह। क्या नाम था दोस्तों? राजा रतन सिंह। उसके दोस्तों उसके उनके पति का नाम था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये शासन करने आया था तो उसको ये बात कहीं से पता पड़ी थी कि पद्मिनी एक बहुत खूबसूरत रानी है, और वास्तव में रानी पद्मिनी एक बहुत खूबसूरत एक व्यक्तित्व थी, जिसे हम बात करें, कहा जाता है उनके बारे में कि वो अगर पान भी खाती थी तो उनके गले से वो पान निकलता हुआ नजर आता था। इतनी सुंदरता प्रिय थी, इतनी सुंदर थी वो, ठीक है, जिनकी सुंदरता देखना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मांग रखी थी कि वो रानी पद्मिनी से मिलना चाहता है। तब मना किया था गौरा और बादल ने। गौरा और बादल जो थे, राणा रतन सिंह के दो सेनापति थे। गौरा बादल के मना करने के बाद राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन से उनको एक झलक दिखाने की बात की गई कि आपको मिलवाया नहीं जाएगा, आपको रानी पद्मिनी की एक झलक दिखाई जाएगी एक नहर या तालाब के थ्रू। तो रानी पद्मिनी ऊपर खड़ी होती हैं, नीचे एक नहर होती है या तालाब होता है, जिसमें उनकी झलक को देखकर जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है वो पागल हो जाता है उनकी सुंदरता को देखकर, और वही उनके मन में लालच आ जाता है। जो गौरा और बादल की जो बात सही थी कि इन्हें इनसे नहीं मिलाया जाए, इन्हें इनको नहीं दिखाया जाए, वो बिल्कुल सही साबित होती है। और अलाउद्दीन खिलजी फिर आक्रमण करता है, ठीक है। आक्रमण करने के बाद वो राणा रतन सिंह की हत्या कर देता है, जिसके कारण रानी पद्मिनी अपनी 16,000 रानियों के साथ 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं, और ये इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक को माना जाता है। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा, तो उस समय शिक्षा के 3 केंद्र थे। विक्रमशिला, अगर भारत में देखा जाए तो शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। विक्रमशिला, एक हम बात करें नालंदा, और एक हम बात करें तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है दोस्तों? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। और हम बात करें नालंदा, बिहार में स्थित है। और हम बात करें नालंदा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त ने की थी। उस समय अगर बात करें कि विक्रमशिला और नालंदा ये दोनों बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, ये दोनों बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो विक्रमशिला भी नालंदा के बाद द्वितीय नंबर पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था। उसकी स्थापना किसने की थी? देवपाल ने, धर्मपाल ने, नयनपाल ने, या नरेंद्रपाल ने? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला की स्थापना की थी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, ठीक है। और विक्रमशिला के बारे में बताया गया था कि यहाँ पर 1000 शिक्षक थे, सॉरी 100 शिक्षक थे, और 1000 छात्र थे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, जो कि भगवान शिव के प्रिय भक्तों में से एक थे, वो मूर्ति आपको मिली है बृहदीश्वर मंदिर। कहाँ से मिली है? बृहदीश्वर मंदिर से मिली है, जो कि आता है आपका तंजावुर। कहाँ पर आता है ये मंदिर? तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहीं से आपको नंदी की एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो याद रखिएगा, विजय सेन, जो कि सेन वंश से संबंधित है, सेन वंश से संबंधित है, विजय सेन ने एक विजय संवत की शुरुआत की थी। विजय
संवत की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा विजय सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा का अलंकृत करते थे? तो याद रखना, गीत गोविंद गीत गोविंद के रचयिता गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा वो हैं आपके जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। ठीक है, और जयदेव किसके दरबार में रहा करते थे? ठीक है, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या देवपाल? तो याद रखिएगा ये थे आपके लक्ष्मण सेन के शासन काल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा सोमपुर महाविहार। ठीक है, देख लेते हैं इसे। सोमपुर जो कि आता है आपका बांग्लादेश में, जो कि सबसे बड़े बौद्ध विहार के रूप में सबसे बड़े बौद्ध विहारों में से एक है, और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इसका निर्माण किया गया था कुमारगुप्त के द्वारा, क्या हर्ष के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा या विजय सेन के द्वारा? ठीक है, तो बताइए कमेंट में मुझे आंसर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आंसर लिख दिया आपने। ठीक है, आंसर सही भी आए हैं। तो याद रखिएगा इसका निर्माण किया गया था धर्मपाल के बारे में। क्लियर है दोस्तों? धर्मपाल के बारे में इसका निर्माण किया गया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर शैली किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो याद रखिएगा कि भुवनेश्वर और पुरी दोनों ही उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है, इनका संबंध किस शैली से है? नागर शैली से, द्रविड़ शैली से? तो याद रखिएगा इनका संबंध है नागर शैली से। पुरी अगर हम बात करें तो यही जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, जहां वार्षिक तौर पर, जहां प्रत्येक वर्ष पर अमरनाथ, जहां पे प्रत्येक एक वर्ष में पुरी की यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ पुरी की यात्रा के लिए ये फेमस है। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम आक्रमणकारी करने वाला अरब अरबवासी था, और वो अरबवासी कौन था? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। अगर ऑप्शन में आपको ओबेदुल्ला या बेदुल मिलता तो आप वो भी लगा के आ सकते थे, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम से पहले बेदुल और ओबेदुल्ला ने भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन वो आक्रमण असफल थे। मोहम्मद बिन का आक्रमण सफल था, जो कि 712 ईस्वी में इन्होंने देवल देवल बंदरगाह देवल बंदरगाह पर किया था, जहां का शासक था दाहिर, जो कि सिंध में अपना शासन कर रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जगन्नाथ मंदिर जिनका संबंध भगवान कृष्ण से है, और जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वह स्थित है आपके उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पुरी में स्थित कोणार्क के विख्यात या विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कोणार्क में स्थित है सूर्यदेव का मंदिर, जो भगवान सूर्य के रथ पे एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये कोणार्क मंदिर का निर्माण किया था आपके नरसिंह प्रथम ने। किसने किया था? नरसिंह प्रथम ने किया था दोस्तों। क्लियर है? इनका संबंध किस वंश से है? तो याद रखना इनका संबंध पल्लव वंश से है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अजय पाल संस्थापक थे,
ठीक है, अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के। तो अजय पाल ने जो स्थापना की थी वो अजमेर की थी दोस्तों। किसकी की थी? अजमेर की। ठीक है, याद रखिएगा अजय पाल का संबंध किससे है? अजमेर से। और इन्होंने अजय मेरू की स्थापना की थी, जो बाद में जिसका नाम बदलकर अजमेर रखा गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? याद रखिएगा कविराज के नाम से विख्यात, तो ये राजा मिहिर भोज है। कौन है दोस्तों? राजा मिहिर भोज, जो कि एक प्रसिद्ध शासक थे, एक भोज शासक थे प्रसिद्ध, जिन्होंने सरस्वती सरस्वती कंठावरण सरस्वती कंठावरण, ब्राह्मण वर्चस्व, जैसी ग्रंथों की रचना की थी। क्लियर है? तो मिहिर भोज इसका सही आंसर होगा। समरांगण सूत्रधार का विषय है। याद रखना समरांगण सूत्रधार। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। याद रखिएगा कि कविराज के नाम से जो विख्यात थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिहिर भोज। इनकी एक पुस्तक और है जिनका नाम है समरांगण सूत्रधार। याद रखिएगा, तीन प्रमुख पुस्तकें याद रखने जैसी, इसलिए बता रहा हूं। सरस्वती कंठावरण, ब्राह्मण वर्चस्व और समरांगण सूत्रधार। ठीक है, अब समरांगण सूत्रधार, ठीक है, जो कि मिहिर भोज के द्वारा लिखी गई थी, इसका संबंध किस विषय से है? ठीक है, भोज परमार से है या मिहिर भोज से है या सिंधु राज से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिहिर भोज। अभी हमने पुराने प्रश्न में देखा। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, इन दोनों के शासन काल में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था दोस्तों। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और उसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी को परास्त करने वाला व्यक्ति जो था वो था पृथ्वीराज सिंह चौहान। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जरूर मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन उससे पहले भी एक व्यक्ति था जिसका नाम था भीम द्वितीय, जो कि गुजरात का शासन था, जो कि भीम प्रथम का उत्तराधिकारी था। उसने गौरी को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीम द्वितीय। और भीम प्रथम के समय सोमनाथ का प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? किस शासक ने कालिंजर को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दक्षिण का द्वार कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? किसने कराया था? नन्नुक चंदेल ने, यशोवर्मन ने, धंगदेव ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धंगदेव। कालिंजर जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहा जाता है? तो विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत। याद रखिएगा इसे त्रैकुटक संवत के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम या कत्यक तह लक्ष्मीधार ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए, इसमें क्या चंद्रदेव थे, क्या गोविंद जयचंद्र थे, ठीक है, क्या जयचंद्र थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो था आपका गोविंद चंद्र। क्या होगा सही आंसर? गोविंद चंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसको हम समझते हैं। तीन युद्ध याद रखने योग्य हैं। 1191 गौरी गौरी वर्सेस पृथ्वी राज चौहान,
इसमें गौरी की पृथ्वीराज सिंह चौहान की जीत होती है, गौरी हार जाता है। 1192 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, ये था आपका तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी और पृथ्वी पुनः आमने सामने होते हैं, लेकिन इस युद्ध में गौरी जीत जाता है और पृथ्वी की हार होती है। उसके बाद आता है चंदावर का युद्ध। कहां पर आता है? चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में खड़े होते हैं गौरी और जयचंद, गौरी वर्सेस जयचंद, और इस युद्ध में जीत होती है गौरी की और जयचंद हार जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निषेध चरित्र व खंडन खंड खादय के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज कवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रदेव। ठीक है दोस्तों, चंद्रदेव इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? ठीक है, तो देखिए लिंगराज मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, यह निर्माण किया गया था भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में आता है दोस्तों। कहां पर आता है? उड़ीसा में आता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न अधूरा है। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल की थी वो की थी वसराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने, यह हम बात सकते हैं नागभट्ट ने। तो याद करिए, ये की थी पाल वंश, पाल के शासक धर्मपाल ने इसकी पहल की थी। ठीक है दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय का संघर्ष का आरंभ ये होता है आपके 8वीं सदी में। कब होता है दोस्तों? 8वीं सदी में त्रिपक्षीय आरंभ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ किया था वो प्रतिहारों ने किया था, और इसका अंत करने वाले भी कौन थे? प्रतिहार ही थे। ठीक है, अब त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप समझिए, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था कन्नौज को जीतने के लिए। किसको जीतने के लिए हो रहा था दोस्तों? कन्नौज को जीतने के लिए हो रहा था। और ये तीन पक्षीय संघर्ष में भाग ले रहे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और इसकी शुरुआत होती है पाल और प्रतिहार से। सबसे पहले जो युद्ध होता है वो पाल और प्रतिहार के बीच में होता है। पाल में आते हैं आपके धर्मपाल, और प्रतिहार में आते हैं आपके वत्सराज। कौन आते हैं? वत्सराज। इन दोनों के बीच में इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत देखने को मिलती है। और इस शुरुआत किसने की थी? वो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने शुरुआत भी की और अंत भी किया? वो था आपका प्रतिहार। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं शताब्दी में जन्म ले रहा था और ये लगभग 200 वर्ष तक चला था दोस्तों। कितने वर्ष तक चला था? 200 वर्ष तक चला था। अब आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आ जाएंगे। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किसने किया? प्रतिहार ने किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो याद रखिएगा, दक्षिण की जो प्रथम शक्ति थी वो थे आपके राष्ट्रकूट। इनका संबंध दक्षिण से था दोस्तों। इनका संबंध कहां से था? तो दक्षिण से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। कौन है दोस्तों? पाल वंश का संस्थापक है
भोपाल। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पाल वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, मुद्रागिरी या मुंगेर। इसकी राजधानी थी दोस्तों मुद्रगिरी, जिसको मुंगेर वर्तमान में कहा जाता है, जो कि बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा कि मुंगेर इनकी राजधानी थी और गोपाल इनके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा दंती दुर्ग या दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत, जो कि कहां पर आती है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदि वरहा की उपाधि धारण की थी? ठीक है, सुलेमान, अल मसूदी या अल बरूनी। ठीक है, ये यहाँ से आपके अगले प्रश्न चालू होते हैं। ये कल हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। आज हमारा पार्ट 1 जो कि राजपूत वंश को था वो यहीं पर समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे पार्ट 2 को। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग नए जुड़ पा रहे हैं वो चीज़ इनको लाभ मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।